नमस्कार। YouTube चैनल के संडे क्लासेस पर मैं मुकेश सर उपस्थित हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो मेरा सूची चल रहा था, जिसमें हमने ब्रिटिश सत्ता की स्थापना देखा था। इस कड़ी में हमें कुछ सूची देखनी थी जिसकी विस्तृत चर्चा हमने उस टॉपिक के अंतर्गत नहीं कर पाया था। तो उस कड़ी में हमने पिछला जो देखा था वह था बंगाल के गवर्नर की सूची और उनके कार्य, कि बंगाल में कौन कौन से गवर्नर हुए जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हमने समस्त यानी ब्रिटिश गवर्नर जो बंगाल के नाम से उस समय चलते थे, क्योंकि बंगाल में गवर्नर था, मद्रास और मुंबई में 3 जगह गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन 1773 में जो एक्ट बना, उस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, बंगाल के गवर्नर का जो पद था वह बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। अर्थात गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल और गवर्नर जनरल यानी महाराज्यपाल। इसकी अगर हम देखें तो ये होता है महाराज्यपाल। गवर्नर जनरल का मतलब होता है महाराज्यपाल। यह पद बनाया गया और इसके अंदर जो बंगाल तो खुद स्वयं थे, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर ही मद्रास और मुंबई के गवर्नर भी शामिल हो गए। अर्थात सबसे शक्तिशाली बंगाल के गवर्नर को बनाकर के गवर्नर जनरल का पद कर दिया गया। और उस समय जो तत्कालीन गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स, उनको 74 में गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आज हम जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक तक, क्योंकि फिर उसके बाद में गवर्नर जनरल का पद खत्म हो जाता है और भारत का गवर्नर जनरल बनता है। तो आज हम देखेंगे केवल गवर्नर जनरल बंगाल के। तो सबसे पहले हम देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स, क्योंकि उन पे हम पिछले टॉपिक में भी चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लास में, और इसमें आज हम देखेंगे उनके कुछ कार्य और उनका योगदान। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785, जिसमें बंगाल के गवर्नर और जनरल दोनों का पद इसमें शामिल है, क्योंकि 2 साल बंगाल के गवर्नर और उसके बाद में बाकी के जो शेष इनके समय रहे हैं वह गवर्नर जनरल के रूप में रहे हैं। तो ये पहला बंगाल के गवर्नर जनरल थे। सबसे पहली बात इनके लिए, क्योंकि ये पहले गवर्नर जनरल थे। तो पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद में इन्होंने और क्या कार्य किए? तो इनके द्वारा जो बंगाल में द्वैध शासन था, द्वैध शासन जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था, इस द्वैध शासन को इन्होंने समाप्त किया। साथ ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट कोलकाता की स्थापना की, और इस सुप्रीम कोर्ट के जो पहले जज थे वह इम्पे थे। तो ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के पहले जज इम्पे को बनाया गया था। अब जब इम्पे का नाम आ ही गया है तो इन पे थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेता हूं कि नंद कुमार जो मुर्शिदाबाद के दीवान हुआ करते थे, उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स पे आरोप लगाया था कि मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम से 3.5 लाख घूस लेकर के इन्होंने उनके पुत्र को संरक्षण देने का वादा किया है। तो नंद कुमार राय ने उन पर केस किया था, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने इम्पे के साथ मिलकर के जालसाजी में फंसा देता है नंद कुमार को, और उसको फांसी की सजा दी जाती है। तो उस समय कहा गया था कि न्यायिक हत्या
यानी नंद कुमार की जो मृत्यु दंड दिया गया था उसको न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि नंद कुमार को निपटा दिया गया था। तो एक बहुत भी बुरा कार्य इनके द्वारा यह किया गया था। हालांकि इसके बाद में जब यहां से इस्तीफा देकर के गए थे वारेन हेस्टिंग्स, तो लंदन में इनके ऊपर महाभियोग चला था और 7 साल महाभियोग चलने के बाद इनको वरी किया गया था। तो अभी ध्यान रखिएगा कि पूरे गवर्नर जनरल में पहले गवर्नर जनरल थे जिन पे महाभियोग का मुकदमा चला था, भले ये बरी हो गए थे। इन्हीं के समय 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था वारेन हेस्टिंग्स के समय में। इन पर महाभियोग भी चला था, महाभियोग का मुकदमा। और यहां से ये इस्तीफा देकर के गए थे, 85 में इस्तीफा देकर के गए थे। साथ ही विलियम जोन्स के साथ मिलकर के इन्होंने विलियम जोन्स एक सोशलिस्ट थे, समाज सुधारक थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1780 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय ही हुआ था। इसके अलावा पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उस आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक चला था, इन्हीं के समय चला था। और उस युद्ध की समाप्ति सालबाई की संधि से हुई थी। तो यह भी ध्यान रखेंगे कि सालबाई की जो संधि है वह इन्हीं के समय हुई थी, सालबाई की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। तो हाँ, इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का भी इंग्लिश में अनुवाद कराया था। तो ये भी इनके कार्य सराहनीय रहे हैं। और 1784 का, क्योंकि इनका लंबा अवधि रहा है, 10 वर्ष पेवाना था एक्ट को, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी इन्हीं के समय आया था, 1784 का। तो इनकी अवधि लंबी रही है। तो इनके बारे में जो प्रमुख तथ्य थे, एक बार फिर से हम इसको रिमाइंड कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे आता है कि पहले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स। द्वैध शासन की समाप्ति किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग्स। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इन्हीं के समय कोलकाता में हुई थी। उस सुप्रीम कोर्ट के पहले जो जज थे वह इम्पे थे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट इन्हीं के समय आया था और इसी एक्ट के तहत ये बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। महाभियोग इन पे चला था। नंद कुमार को जो दीवान हुआ करते थे मुर्शिदाबाद के, उन पर जालसाजी का आरोप लगाकर उसको फांसी पे चढ़ाया गया था। तो इन्हें न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई थी। विलियम जोन्स के साथ मिलकर के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की 1780 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, सालबाई की संधि से युद्ध समाप्त हुआ और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इन्हीं के तहत आया। और जब यहां से ये रिजाइन इस्तीफा देकर के ब्रिटेन गए तो इन पे 7 साल तक महाभियोग का मुकदमा चला और उस मुकदमे में ये बरी हो गए। अब दूसरा हम देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। हमने इसमें कुछ लोगों का नाम छोड़ दिया है,
जिनकी विशेष आवश्यकता नहीं थी या विशेष उनके कार्य नहीं रहे हैं, जिसको स्मरण किया जा सके। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं, क्योंकि देखिए 85 तक ये रहे हैं, बीच में 1 साल के लिए अस्थायी नियुक्ति किसी और की हुई, लेकिन कॉर्नवालिस जो है फिर आते हैं और लंबे अवधि के लिए आते हैं। तो कॉर्नवालिस के बारे में भी कुछ रोचक चीजें हैं। जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, 1774 का जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हम कॉर्नवालिस को देखेंगे। इनका काम हो गया है, इनको हम काट देते हैं। अब एक कॉर्नवालिस, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ये ब्रिटिश कमांडर थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो भारत के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो अमेरिका में क्या करने गए थे। देखिए, जो अमेरिकन क्रांति हुई थी वह अमेरिका और ब्रिटिशर्स के बीच हुई थी। तो ब्रिटेन के तरफ से कॉर्नवालिस वहां के सैनिक कमांडर थे, और उस समय अमेरिका के तरफ से जो सैनिक कमांडर थे जॉर्ज वाशिंगटन थे। और कॉर्नवालिस ने वहां काफी अपनी दुर्दशा प्रदर्शित की, लेकिन उस वार में ब्रिटेन हार गया। फिर भी इनको पनिशमेंट के तौर पे भारत भेजा गया था, और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो कॉर्नवालिस अपनी कूटनीतिज्ञता वहां भी शामिल क्या कहते हैं कि प्रदर्शित कर चुका था। तो 86 से लेकर 93 तक, यानी लगभग 7 वर्षों तक वे बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। उस दरमियान क्या क्या हुई, तो इन्होंने सबसे जो ज्यादा सेपरेशन ऑफ लॉज पर काम किया, इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स पे काम किया, यानी शक्ति पृथ्वीकरण पे सबसे ज्यादा काम किया। और इनका जो शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत रहा, आज भारत में हूबहू वैसे ही लागू किए गए। उनमें से कुछ पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक अपीलीय न्यायालय की व्यवस्था की। उसके पहले अपील की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने अपीलीय न्यायालय की व्यवस्था की कि मान लीजिए एक न्यायालय ने आपको गलत जजमेंट दे दिया है, तो आप अगले न्यायालय में जाकर के अपील कर सकते हैं। हो सकता है आपके जजमेंट को बदला जा सके। तो अपीलीय न्यायालय की स्थापना की गई। साथ ही निम्न श्रेणी का न्यायालय भी स्थापित किया गया। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के न्यायालय है उस समय नहीं हुआ करते थे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के न्यायालय यानी निम्न श्रेणी के न्यायालय उसको कहा जाता है। तो निम्न श्रेणी के न्यायालय की व्यवस्था, श्रेणी के न्यायालय, क्योंकि जब तक निम्न श्रेणी न्यायालय नहीं होगा, यहां से डिसीजन जो नहीं होगा, तो अपील आप कहां करेंगे। तो उसकी व्यवस्था की गई। संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना इनके द्वारा हुई थी। संस्कृत महाविद्यालय की व्यवस्था, एक शिक्षा के क्षेत्र में इनका यह सराहनीय कार्य रहा। और इन्हीं के समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 90 के आसपास में, और श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ यह खत्म हुआ था। साथ ही अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त क्या था, पहले 90 में लागू किया गया था कि जमींदारों को ही जमीन का मालिक बना दिया गया और उन पर टैक्स निर्धारित कर दिया गया 10 वर्षों के लिए, कि आप रेवेन्यू देते रहेंगे और जमीन आपके पास रहेगी। उसी समय से ये मालगुजारी की व्यवस्था शुरू हुई है। उसके पहले महाल गुजारी नहीं थी।
यानी उन्होंने जमींदारों को जमीन दिया और उसके एवज में उन्होंने टैक्स लिया। उस टैक्स को रेवेन्यू कहा जाता है और आज भी यह रेवेन्यू की प्रणाली चलती आ रही है। तो रेवेन्यू देना है और जमीन के मालिक आप खुद रहेंगे, तो उन्हीं की यह व्यवस्था थी। और इसको परमानेंट बाद में कर दिया गया, 93 में इसको अस्थाई कर दिया गया, इसीलिए इसको अस्थाई बंदोबस्ती कहा जाता है। पहले 10 वर्षीय था और उसके बाद में इसको देखा गया कि यह ठीक है, सरकार के हित में है, राजस्व की वसूली अच्छी खासी हो रही है, तो उन्होंने इसको अस्थाई कर दिया। इसीलिए अस्थाई बंदोबस्ती के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज की भी शुरुआत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। एक चीज और, आज जो हम थाना देखते हैं, कस्बे मोहल्ले को बना करके एक थाना की व्यवस्था की गई है प्रशासन की देखरेख के लिए। ये थाने पहले नहीं थे, तो थाने की स्थापना ये कॉर्नवालिस की देन है। थाना की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के देश है। उस थाने में इन्होंने एक एसआई को रखा, यानी इंस्पेक्टर को, और अन्य कर्मचारी को रखा। उस समय इनकी देन है, उसके पहले नहीं हुआ करता था, दरोगा का पद ही नहीं होता था। और देखेंगे इनका, हाँ, इन्होंने एक और काम किया था, दास व्यापार को अंत किया था। उस समय दास व्यापार चरम पे था। इन्होंने दास मुक्ति के हैं, दास व्यापार मुक्त, दास व्यापार को इन्होंने खत्म किया था। ये एक सोशल वर्क था। और कॉर्नवालिस कोड, इन्होंने एक ऐसा कोड लाया जो शक्ति के पृथकीकरण पर, यानी कलेक्टर का पावर अलग कर दिया गया, थाना का पावर अलग कर दिया गया, यानी एक ही व्यक्ति हर तरह के क्षेत्र को नहीं देखेंगे। और वकालत, उस समय वकालत कोई पेशा नहीं था और इन्होंने वकालत की पेशा को कंटिन्यू कर दिया, यानी जो अस्थायी था नियमित बना दिया कि वकालत नियमित होगा। पहले वकालत नियमित नहीं होता था, किसी राजा के हाथ में हुआ करता था डिसीजन, लेकिन इन्होंने इसको अब अस्थायी कर दिया। जमींदारों को भूस्वामी बना दिया। और एक चीज और था कि कोई भी ब्रिटिशर्स कर्मचारी भारत अगर आते हैं तो अपनी संपत्ति ज्यादा बढ़ा लेते थे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, संपत्ति का ब्यौरा, और वह संपत्ति का ब्यौरा आज भी कर्मचारियों को देना होता है कि आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, हर साल देना होता है। और उन्होंने भी अनिवार्य कर दिया कि किसी तरह के ब्रिटिश कर्मचारी अगर भारत आते हैं तो उन्हें पहले अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा कि आप आए हैं तो आपके पास अब तक कितनी संपत्ति थी, नहीं, और हर साल आपने कितना ग्रोथ किया। वो संपत्ति का ब्यौरा उन्होंने जबरन लागू किया था। तो ये कॉर्नवालिस थे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से शुरू किया और लगभग उन्होंने 1793 ईस्वी में भारत का नेतृत्व किया। और एक और दिलचस्प बात है कि एकमात्र ऐसे बंगाल के गवर्नर जनरल रहे जिनकी समाधि भारत में है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इनकी समाधि आज भी है। वो सफेद संगमरमर से बना हुआ है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि। गाजीपुर स्टेशन के बगल में, गाजीपुर एक छोटा सा शहर है जो बनारस क्षेत्र के आसपास पड़ता है। अब देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली। हालांकि इसके पहले एक और आए थे, सर जॉन शोर, लेकिन सर जॉन शोर का कोई भी कार्य उतना बड़ा नहीं रहा। हाँ, उन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी मैसूर के साथ कि हम हस्तक्षेप अब नहीं करेंगे। और उसके बाद में आते हैं वेलेस्ली, लगभग 1798 में, और 5 तक रहते हैं, यानी 7 वर्षों का लगभग कार्यकाल इनका भी होता है। तो थोड़ा सा हम वेलेस्ली को देखेंगे। वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता था। बंगाल
का शेर, ये उनको उपनाम मिला था। किसको? तो लॉर्ड वेलेस्ली को, बंगाल का शेर। रुआबदार चेहरा, काम करने का तरीका अलग। इन्होंने एक जो क्षेत्रीय राज थे उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार को लेकर के सहायक संधि प्रणाली लाया इन्होंने। सहायक संधि, और इस सहायक संधि में ये लगभग कई राज्यों के साथ, कई रियासतों के साथ इन्होंने संधि की और उनका क्षेत्र जो है उन तक सीमित छोड़ दिया, और उसके बदले में कुछ आर्थिक वार्षिक पेंशन निर्धारित किए गए और एक अपना रेजिडेंट उसके मुख्यालय में या उसकी राजधानी में तैनात किए गए थे। तो इस सहायक संधि जैसे अवध, मैसूर, मराठा, हैदराबाद सबसे पहले सहायक संधि अपनाने वाले थे। तो सहायक संधि के द्वारा इन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया, लेकिन यह बाद में घातक सिद्ध होने लगा था। इसके अलावा 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, स्थापना 1880 में, नहीं सॉरी 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। 80 हो ही नहीं सकता क्योंकि 98 से 5 तक इसका शासन ही रहा है। 1799 में एक बहुत बड़ा गलती इन्होंने किया था, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। प्रेस पर प्रतिबंध 1799 में, 1799 प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था इन्होंने। और 1803 में बाल हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया इन्होंने। पहले बाल हत्या बहुत होता था, बाल हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, जो कभी चरम पे हुआ करता था। यह घटना 1803 की। तो इनके जो भी काम रहे लगभग मिली जुली रही। शिक्षा के क्षेत्र में इनका कार्य रहा, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए सहायक संधि की, बंगाल का शेर। हाँ, एक गलत कार्य इनके द्वारा रहा कि प्रेस पे इन्होंने प्रतिबंध लगाया था, हालांकि बाद में यह रिलीज भी होगा। और बाल हत्या, ये समझिए तो एक सामाजिक उत्कृष्ट कार्य इन्होंने किया था। थोड़ा सा देखेंगे हम, इस बीच का एक कड़ी देखेंगे और इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंगस। इसलिए मैं बार बार उस समय मिस कर रहा था कि एक वारेन हेस्टिंगस, एक लॉर्ड हेस्टिंगस, और मैं वारेन हेस्टिंगस को ही बार बार क्या कहते हैं, लॉर्ड हेस्टिंगस बोल दे रहा था। तो लॉर्ड हेस्टिंगस के पहले थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। एक आए थे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो के समय एक दो घटनाएं घटी है, एक दो कार्य हुए हैं। चार्ल्स मेटकॉफ के साथ मिलकर और पंजाब के शासक रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी। ये एक इनके समय का एक महत्वपूर्ण कार्य रहा है, अर्थात अमृतसर की संधि। और इनके अतिरिक्त इनका कोई विशेष कार्य नहीं रहा है, इसलिए हम इनको विशेष नहीं देखेंगे। अब थोड़ा सा हम देखेंगे, वेलेस्ली को हमने देख लिया, बंगाल के शेर के नाम से जाना जाता था। फोर्ट विलियम कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी। सहायक संधि के जन्मदाता माने जाते हैं।
1799 में प्रेस पर प्रतिबंध लगाया और 1803 में बाल हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अब देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंगस, इनका 10 साल का लगभग कार्यकाल रहा है। लॉर्ड हेस्टिंगस, इनको देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने कार्य किया है कुछ ब्रिटिश में, कुछ सामाजिक कार्य भी इन्होंने किया है, इसलिए इनको थोड़ा सा हम निश्चित देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने भी अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, और जो अहस्तक्षेप की नीति थी, जो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो जॉन शोर आए थे, सर जॉन शोर ने हस्तक्षेप की नीति लाई थी, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंगस ने जो हस्तक्षेप की नीति थी, पहले बताया था कि बाद में यह घातक सिद्ध हो गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, तो इन्होंने हस्तक्षेप की नीति का त्याग कर दिया और इसकी जगह पर इन्होंने ब्रिटिश सत्ता की स्थापना पर जोर दिया। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना पर जोर दिया कि कैसे हम ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करें, हम यहाँ के अन्य शासक को मजबूत देखना पसंद नहीं करते थे। इन्होंने इस चीज पर जोर दिया था, यानी उनका सोच था कि यहाँ के जो क्षेत्रीय या यहाँ के जो रियासत है, उनकी सत्ता अब यहाँ से खत्म हो, अब पूर्ण रूप से सत्ता जो हो ब्रिटिश के हाथ में हो। और इन्हीं के समय में नेपाल और अंग्रेजों के बीच युद्ध चला था 14 से 16। इन्हीं के समय में इसको यूं कहेंगे आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816, और इस युद्ध की समाप्ति जो है सगौली समझौता से हुआ था। सगौली समझौता, यह सगौली समझौता कब हुआ था? 1816 ईस्वी में बिहार के पूर्वी चंपारण, उस समय चंपारण था, चंपारण के सुगौली नामक स्थान पर हुआ था। और इस संधि के तहत गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, नैनीताल और रानीखेत और काठमांडू। तो रानीखेत मूलतः ये सारे जो क्षेत्र थे यह ब्रिटिश के अंतर्गत आ गए, यानी ब्रिटिश सत्ता का हिस्सा बन गया। काठमांडू में एक अस्थायी रूप से ब्रिटिश रेजिमेंट की या रेजिडेंट की तैनाती वहां पे कर दी गई। बाजीराव, मराठा सत्ता का भी अंत इन्हीं के समय में हुआ था, और अंतिम जो शासक बाजीराव द्वितीय, जो बाजीराव और मस्तानी के लिए फेमस थे, मस्तानी के प्रेम में, तो बाजीराव द्वितीय को 18 लाख पेंशन दे करके इनको कानपुर भेज दिया गया। पेंशन देकर कानपुर भेज दिया गया, यानी मराठा भी अब ब्रिटिश के पूर्ण रूप से कब्जे में हो गया। बाजीराव जो मस्तानी के लिए फेमस थे, मस्तानी के प्रेम में। एक और जो सबसे बड़ा इन्होंने काम किया था, एक लुटेरे का समूह हुआ करता था उस समय, और वह लुटेरे के समूह को पिंडारी कहा जाता था। इन्होंने पिंडारियों का दमन किया था, पिंडारियों का दमन किया था। यह समझिए तो एक तरह से लुटेरों का गिरोह था, लुटेरों का गिरोह था, उसका भी अंत इन्होंने किया था। तो लगभग लॉर्ड हेस्टिंगस के जो प्रमुख कार्य रहे हैं वह रहा है
एंग्लो नेपाल वॉर, सगौली समझौता, नेपाल का प्रमुख क्षेत्र अपने हिस्से में लेना, इसके अलावा सिक्किम से जो नेपाली फौज थी उसको वापस बुलाना, गोरखाओं के साथ संधि जो सुगौली समझौता हुआ था गोरखा के साथ हुआ था, नैनीताल वगैरह जो प्रमुख क्षेत्र थे अपने कब्जे में ले लिया और काठमांडू में एक अस्थायी रेजिडेंट की स्थापना कर दी गई। तो अभी हमने देखा वारेन हेस्टिंगस, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंगस, दो और देखने हैं, लॉर्ड एमहर्स्ट और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड एमहर्स्ट जो है इसके तुरंत बाद आए हुए थे, लॉर्ड हेस्टिंगस के तुरंत बाद। लॉर्ड हेस्टिंगस यहां से 23 में गए हैं और 23 के बाद में लॉर्ड एमहर्स्ट आते हैं जो लगभग इनका कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है। लॉर्ड एमहर्स्ट तो कुछ इनके भी कार्य थे। उस समय अकबर द्वितीय मुगल सम्राट हुआ करते थे और बंगाल के गवर्नर जनरल की जो क्या कहते हैं प्रतिष्ठा या यूं कहें कि उनकी क्षमता या उनका कद जो था अब इस हद तक ऊंचा उठ गया कि मान लिया आपके पास जितना क्षेत्र होगा, जितने विस्तृत शासन व्यवस्था आपकी होगी, आपका कद उतना ही ऊंचा होगा। तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय जो ब्रिटिश की कदकाठी थी, उनका क्षेत्र विस्तार जो था वह बहुत हद तक इतना बढ़ गया था कि अब इनका जो दर्जा था वह मुगल सम्राट के बराबर का हो गया। और ये मुगल सम्राट उस समय के अकबर द्वितीय से बराबरी में मिलते थे, अर्थात कोई निमंत्रण नहीं, एक मित्र की तरह मिलना, उठना और बैठना, किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं थी। तो इस तरह से इनकी कदकाठी जो थी उसके बराबर का हो गया। और एमहर्स्ट के समय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। आंग्ल बर्मा युद्ध ये लगभग 24 में हुआ था, 1824-26 में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। आंग्ल बर्मा युद्ध मेनली वह उसके जो तराई क्षेत्र थे, समुद्र तटीय क्षेत्र थे, वहां बहुत ही कीमती लकड़ी पाए जाते थे। उस लकड़ी को पाने के उद्देश्य से आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। और एक और घटना, बैरकपुर तो शुरू से फेमस है, 1857 के विद्रोह में भी देखेंगे आप कि 1857 के विद्रोह की चिंगारी जो थी वो बैरकपुर छावनी से ही उठी थी, जिस समय मंगल पांडे हुआ करते थे। लेकिन उसके पूर्व भी लॉर्ड एमहर्स्ट के समय 1824 ईस्वी में सैनिक विद्रोह हुआ था। सैनिक विद्रोह ये बंगाल में पड़ता है, बैरकपुर छावनी। विद्रोह के पीछे कारण था कि यहाँ के सैनिकों को बर्मा में युद्ध के लिए जाना था और समुद्र पार करके जाना था। तो समुद्र पार करना हिंदुओं के लिए एक धार्मिक संकट था, धर्म विरोधी भावना थी, क्योंकि धर्म के विरोध जाना भारतीयों के लिए और हिंदुओं के लिए उस समय संकट से कम नहीं था। तो वहां के सैनिकों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हमारे धर्म में समुद्र पार करना धार्मिक उल्लंघन माना जाएगा, और उन्होंने विरोध कर दिया और उस विरोध को सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो एक हम इनको याद रखेंगे दो चीज के लिए, आंग्ल बर्मा युद्ध के लिए और 1824 में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह के लिए, क्योंकि धार्मिक मुद्दा था वो। खैर बाद में इस मिथ्या से पर्दा हटा और लोगों ने समुद्र पार करना भी शुरू किया। और सबसे एमहर्स्ट के बाद में हम लोग देखेंगे एक प्रमुख जिनको हम लॉर्ड विलियम बेंटिंक के नाम से जाने जाते हैं। और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक सैन्य प्रशासन के लिए कम लेकिन सामाजिक सुधार के लिए ज्यादा फेमस थे। तो सामाजिक सुधार की अगर बात करें तो इनको अगर समाज सुधारक कहा जाए तो कतई गलत नहीं होगा,
क्योंकि सामाजिक सुधार में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। सामाजिक सुधार में, क्योंकि इन्होंने प्रशासनिक से ज्यादा कार्य समाज सुधार पर किए थे। और इन्होंने भारत को अचानक से 1828 में बंगाल के गवर्नर जनरल बनने से नहीं देखेंगे हम, क्योंकि जिस समय गवर्नर का पद होता था बंगाल में, उस समय ये मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे। अर्थात पूर्व में ये मद्रास के गवर्नर रह चुके थे और लंबी अवधि तक उन्होंने वहां सेवा दी थी, तो भारत की स्थिति को ये अच्छी तरह जानते थे। और इनके समय में एक वेलूर में सैनिक विद्रोह हुआ था। कब? जब मद्रास में ये गवर्नर थे तब। उस विद्रोह का कारण ये था कि जो सैनिक होते थे अपने धार्मिक चिन्ह या जातिगत चिन्ह कहे, चंदन टीका लगाते थे। इससे पता चल जाता था कि किस जाति के और किस धर्म के हैं। साथ ही कान में कुंडल। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ऐसा सोच करके चंदन और टीका लगाने से मना किया कि हम सबको एक बराबर देखते हैं, जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने चंदन लगाने, टीका लगाने और कान में बाली पहनने पर रोक लगा दी, जिसके कारण वहां पे विद्रोह हो गया था। हालांकि अब विद्रोह उस समय धार्मिक ठेस पहुंचने के बराबर था, लेकिन बाद में इसको सामाजिक समानता की नजर से देखा गया था, क्योंकि इनका उद्देश्य जो मेन था वह जाति भेदभाव को दूर करना था, धार्मिक भेदभाव को मिटाने का था। ऐसा इनका कतई धार्मिक ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था। और 1833 में इन्हीं के समय चार्टर एक्ट आया था। 1833 का चार्टर एक्ट, या इसको चार्टर अधिनियम कहा जाता है। और इस चार्टर अधिनियम के तहत ही इनके पद को, अर्थात बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, यह खत्म कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया और इस पद पे जो नया सृजन हुआ वह था भारत का गवर्नर जनरल। अर्थात वह पद खत्म हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल, अब समस्त भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे वह पद भी खत्म हो गया। अब समस्त क्षेत्र जो है वह भारत के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक को उसी पद पर प्रतिस्थापित किया गया। अर्थात ये बंगाल के गवर्नर जनरल से अब भारत के गवर्नर जनरल हो गए थे। तो ये कार्य उनका रहा। चार्टर 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत इनके पद का बदलाव हुआ, व्यक्तित्व का बदलाव नहीं हुआ। सबसे ज्यादा इन्होंने जातीय, सामाजिक और धार्मिक समानता पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। और इसी समय 1829 ईस्वी में आपको ज्ञात होगा कि राजा राममोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा का अंत, क्योंकि पति के मरने के बाद में उनकी पत्नी को जबरन उस चिते पर जला दिया जाता था। यह सती प्रथा था, एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति थी, जिसको राजा राममोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने खत्म कर दिया था। तो ये जो इनका कार्य रहा, एकदम माइलस्टोन कार्य रहा है। समझिए तो गोल्डन अक्षरों में इनका यह नाम इसलिए लिखा जाता है कि इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। साथ ही अगले ही वर्ष 1830 में इन्होंने ठगी प्रथा का अंत किया। उस समय ठगी प्रथा बहुत चलता था, ठगी प्रथा का अंत किया था। तो यह भी एक अच्छी कार्य थी, सराहनीय कार्य था। और नर बलि और पशु बलि, पशु बलि तो खैर नहीं रुका, पशु बलि फिर इन्होंने प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, लेकिन ये आज भी है। लेकिन एक प्रयास इनका सफल रहा, नर बलि। उस समय आदमियों की बलि चढ़ाई जाती थी, इसका इन्होंने अंत किया था। तो सती प्रथा, ठगी प्रथा, नर बलि और पशु बलि, इस सब प्रथाओं पर इन्होंने, ये जो जितनी कुरीतियां थी उस पर इन्होंने
ठोस कदम उठाया। ऐसा नहीं कि केवल अधिनियम बनाया, बल्कि ठोस कदम उठाया, उसको रोका भी। लेकिन इसके बाद एक समस्या उत्पन्न हो गई थी कि सती प्रथा का जैसे ही रोक लगा तो विधवाओं की संख्या बढ़ गई और समाज में उन विधवाओं के साथ अभद्र व्यवहार किए जाते थे। तब जाकर के 1853 में या 56 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा बाद में विधवा पुनर्विवाह प्रारंभ किया गया। तब जाकर के सामाजिक संतुलन बनी थी। तो 1833 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ये 35 तक, लेकिन 2 वर्ष ये जो है रहेंगे, ये भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहेंगे। और इसके बाद जो हम अगली कड़ी में हम देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल की सूची और इनके कार्य देखेंगे, और यह चलेगा आपको 1857 के विद्रोह तक, क्योंकि उसके बाद में फिर से भारत के गवर्नर जनरल का पद जो है वह उसका स्थान वायसराय ले लेगा। तो आज के वीडियो में हमने देखा बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल। ध्यान रखेंगे, बार बार मिस्टेक होता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय, तो ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होते रहता है। इसलिए इसको अगर सीरियली हम देखेंगे तो शायद कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो इस कड़ी में आज हमने देखा जो प्रमुख जितने गवर्नर जनरल रहे हैं बंगाल के, जिनमें वारेन हेस्टिंग्स जो पहले गवर्नर जनरल थे, और साथ ही बंगाल के ये अंतिम गवर्नर भी थे। और इनके समय में क्या कहते हैं, नंद राय की हत्या हुई थी। इन पे महाभियोग की मुकदमा भी चला था। दूसरे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो पहले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश कमांडर हुआ करते थे, और वहां से फिर ये भारत आए थे। और एकमात्र ऐसे बंगाल के गवर्नर जनरल थे ये जिनकी समाधि भारत में है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। वेलेस्ली, ये भी वेलेस्ली के समय लॉर्ड फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसके अलावा प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 में थे। हेस्टिंग्स का कार्य भी लगभग सराहनीय कार्य रहा था, और उन्होंने हस्तक्षेप की नीति का त्याग कर दिया था। सुगौली वाली समझौता इन्हीं के समय में हुई थी, और मराठा साम्राज्य पर इनके द्वारा पूर्ण कब्जा कर लिया गया था। पिंडारियों का अंत भी इन्होंने किया था। उसके बाद में थे लॉर्ड एमहर्स्ट जो 23 से 28 तक के 5 वर्षों का कार्यकाल रहा था, और ये अकबर द्वितीय के बराबरी की हैसियत रखते थे। वेलेस्ली को शेर बंगाल भी कहा जाता था। और अंत में आए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो प्रशासनिक के लिए कम लेकिन सामाजिक सुधार के लिए ज्यादा फेमस थे। तो आज का यह मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करेंगे। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित ही सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो में हम आके मिलते हैं भारत के गवर्नर जनरल एवं उनके कार्य को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।